जी हाँ, आपने सही सुना। आज हम बात करेंगे शेयर मार्केट की और इसी के लिए आपके साथ लेकर आई हूं मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट गेस्ट को आपके समक्ष आज प्रस्तुत कर रही हूं। तो इस लाइव के साथ अंत तक बने रहिए और आपके जो भी सवाल है शेयर मार्केट से रिलेटेड प्लीज उसको कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिए। सबसे पहले तो आज मैं अपने गेस्ट को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी। अनिल अग्रवाल जी आज हमारे साथ जुड़े हैं। अनिल जी एक इंजीनियर है वैसे तो, पर इनकी रुचि एस्ट्रोलॉजी में हमेशा से रही है। अनिल जी ने एज एन इंजीनियर काफी सारी मल्टीनेशनल कंपनीज में काम किया है एज ए जनरल मैनेजर, और इन्होंने भारतीय विद्या भवन से ज्योतिष अलंकार और ज्योतिष आचार्य किया है, जहां पर उनको सरोज मेमोरियल अवार्ड से भी नवाजा गया। 2019 में कोविड महामारी को लेकर अनिल जी ने प्रिडिक्शन किए हैं और कोविड की सेकेंड वेव पर भी भविष्यवाणी दी है, जो कि 100% सही निकली। अनिल जी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका माय ज्योतिष के फेसबुक और यूट्यूब लाइव पर। थैंक यू मैडम एंड सब उपस्थित लोगों का स्वागत। प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, अनम्यूट। हाँ जी, थैंक यू मैडम, और मैं सब लोगों का स्वागत करता हूं और आपके प्रश्न उत्तरों का और जो आप सवाल जो आप करेंगे उसका आंसर मैं देने की कोशिश करूंगा अपनी क्षमता से। जी बिल्कुल, आशा करते हैं कि हमारे सारे व्यूअर्स अब तक हमारे साथ जुड़ चुके हैं और आपके जो भी प्रश्न है मैं दोबारा दोहराती हूँ, कृपया उसे कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। अनिल जी के साथ ये लाइव आगे बढ़ाते हुए मेरा पहला प्रश्न अनिल जी आपसे ये रहेगा कि स्टॉक मार्केट का इमीडिएट फ्यूचर इस समय आपको क्या दिख रहा है और आपका क्या प्रेडिक्शन रहेगा इसका? मैडम, जिस टाइम हम इकट्ठे हुए हैं, अभी कोई 1.5 घंटे के बाद जो कर्क संक्रांति का योग बन रहा है, शाम के टाइम दक्षिणायन में सूर्य जा रहा है और दिन हमारे छोटे हो जाएंगे। हम विंटर की तरफ जा रहे हैं, फेस्टिवल सीजन की तरफ जा रहे हैं। परंतु सूर्य की संक्रांति जो कैंसर साइन में जब होगी तो स्कॉर्पियो साइन राइज करेगा, उसमें केतु होगा डिजीज कारक, और सूर्य शुक्र और मंगल के साथ 9वें घर में युति बनाएगा, और सूर्य की युति मंगल के साथ युति होने से टोटल जो चेंज आएगा, जो अभी तक एक जो बॉल जो बाउंस कर रहा था, कभी मार्केट ऊपर जा रही थी कभी मार्केट नीचे जा रही थी, वो एक रुख लेगी और ये रुख 22 तारीख को ज्यादा प्रोमिनेंट होगा, क्योंकि बृहस्पति जो केंद्र में है वो वक्री है और वो मंगल के नक्षत्र में प्रवेश करेगा 22 तारीख को, और मंगल जो सिंह राशि में प्रवेश करेगा 20 तारीख को। तो जैसे ही ग्रहों का ये चेंज आएगा, इमीडिएटली मार्केट के अंदर एक उछाल आएगा, और मार्केट के अंदर उछाल आएगा और उसके बाद करेक्शन आएगी। तो इसका मतलब वॉलेटिलिटी आएगी, क्योंकि मंगल अगली राशि में जाने से जो सबसे ज्यादा प्लैनेट इन्फ्लुएंस करते हैं स्टॉक मार्केट को, वो हमारे स्लो मूविंग प्लैनेट्स हैं, जुपिटर, मार्स, राहु, केतु, बृहस्पति। तो मार्स क्योंकि अभी वो 1/7 एक्सिस में है, आमने सामने है, तो उससे सूर्य को एफ्लिक्शन होगी। सूर्य को एफ्लिक्शन होने से मार्केट के अंदर तेजी आएगी, पर वो तेजी सिर्फ 2-3 दिन 4 दिन के लिए हो सकती है। उसके बाद फिर दोबारा से मंदी का दौर शुरू हो सकता है, जब तक कि मंगल इस अगली सिंह राशि में रहेगा। परंतु जब सूर्य फिर आगे सिंह राशि में जाएगा, फिर मार्केट, क्योंकि सिंह राशि में वो अपनी राशि में होगा और उसके ऊपर बृहस्पति का प्रभाव होगा, बुध का प्रभाव होगा। जब अच्छे ग्रहों का प्रभाव होता है तो मंदी आती है, पर मैलेफिक प्लैनेट्स का प्रभाव होता है तो तेजी आती है। तो मंगल के साथ में होगा, फिर थोड़ी सी तेजी फिर से आएगी, और इसी तरह आगे का ये दौर बना रहेगा। और जब तक मंगल इस राशि में रहेगा, वो मार्केट को पूर्ण, जिसको कहते हैं ना एक फूल जो खिलना है, वो नहीं खिल पाएगी। जो भी मार्केट में आना है इस टाइम, वो आने वाले इस हफ्ते में मंडे के बाद
इमीडिएटली आप एक बहुत बड़ा चेंज देखेंगे। जी जी बिल्कुल अनिल जी, बहुत आपने अच्छी बात बताई। आई होप हमारे व्यूअर्स को, हमारे दर्शकों को ये जो आपका प्रिडिक्शन है इससे फायदा होगा, और जो भी लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाह रहे हैं या आगे सोच रहे हैं पैसा लगाने का, उनको इस लाइव से बहुत बेनिफिट होगा। तो अगले सवाल की ओर बढ़ते हुए अनिल जी, मैं ये पूछना चाहूंगी कि जुलाई से लेकर सितंबर तक का समय शेयर मार्केट के लिए, स्टॉक फाइनेंशियल मार्केट के लिए कैसा रहेगा? जैसे मैंने अभी बताया कि इमीडिएट आने वाले हफ्ते में तो एक उछाल आएगा और उसके बाद फिर से दोबारा से मंदी का दौर स्टार्ट होगा, और ये मंदी का दौर जो है फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर तक मार्केट जो है ऊपर नीचे होती रहेगी। अभी जो मार्केट का निफ्टी जो है अपना मैक्सिमम वो बना देगी आने वाले हफ्ते में 16,100 16,300 की निफ्टी की लेवल बन जाएगी, और उसके बाद करेक्शन आएगी 6 to 8% की करेक्शन आएगी। जी जी बिल्कुल अनिल जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये रहेगा कि आपके प्रिडिक्शंस के हिसाब से कोविड की थर्ड वेव का स्टॉक मार्केट पर क्या असर होने वाला है? देखिए, मैंने सबसे पहले प्रिडिक्शन करी थी सितंबर 2019 में कि जो ये चाइना से ये वायरस आएगा सारे वर्ल्ड को डिस्टर्ब करेगा। तो जब बृहस्पति और शनि की युति होती है तो एक वर्ल्ड के अंदर बहुत बड़ा चेंज आता है, और उस टाइम जब इक्लिप्स लगा था 26 दिसंबर 2019 को, बृहस्पति उसमें 6 ग्रह थे धनु राशि में, और बृहस्पति और शनि दोनों उसी राशि में थे। तो उसकी वजह से ये जो फर्स्ट वेव ऑफ कोरोना वायरस आई। अब सेकेंड वेव आई जब हमारा क्या कहते हैं ये चैत्र प्रतिपदा शुक्ल पक्ष की जो कुंडली बनती है, जो 12 अप्रैल 2021 की बनती है, उसके मुताबिक जो है मंगल जो है एमईपी पॉइंट पे था, और वो जो ग्रहण लगा था 20 दिसंबर 2019 के, उसके जो एक्लिप्स पॉइंट को वो एक्टिवेट कर रहा था 28 डिग्री टॉरस से, वो एक्टिवेट कर रहा था स्कॉर्पियो में, और वो सेकेंड वेव आई। अब थर्ड वेव, ये मेरी रिसर्च है कि जब भी बृहस्पति शनि की तरफ जाता है तो वो स्टॉक मार्केट के लिए भी खराब होता है, और वो वायरस और बीमारियों के लिए भी खराब होता है। अब शनि जो है वक्री है और बृहस्पति भी वक्री है। बृहस्पति वक्री है तो वो शनि की तरफ जा रहा है, और जैसे ही ये डिस्टेंस जो इनका लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस है 16 डिग्री से कम होगा तो थर्ड वेव तेजी से आएगी। इसमें सबसे बड़ी चीज इंपॉर्टेंट इस टाइम यह है कि बृहस्पति टोटली एफ्लिक्टेड होगा। बृहस्पति कारक है धन का, वृद्धि का, हर चीज का, और वो जीवा प्लैनेट है, वो रेट्रोगेट है। बृहस्पति एफ्लिक्ट होता है जब वो रेट्रोगेट हो, जब वो डेबिलिटेट हो, और जब वो एक राशि में रह के जब पिछली राशि में जाता है तो उसको हम फॉलन प्लैनेट बोलते हैं। तो बृहस्पति 3 तरीके से अफ्लिक्ट होगा। पहले वो राहु के नक्षत्र में है इस टाइम, वो भी अफ्लिक्टेड है इस टाइम। अब वो 22 तारीख को मंगल के नक्षत्र में जाएगा, फिर वो अपना दौर कैप्रिकॉर्न राशि की तरफ आएगा। 14 सितंबर से लेके 20 नवंबर के बीच में जो तीसरी वेव है वो अपना हेड पूरे जोर शोर से दिखाएगी, और इस टाइम में जब सूर्य की संक्रांति कन्या राशि में होगी तो हमारी जेमिनी साइन राइज कर रही होगी, और ये युति 8वें घर में बनेगी। जब भी जेमिनी साइन के लिए बृहस्पति मारक है, वादक है, केंद्र अधिपति दोष है, जब वो अष्टमेश के साथ और चंद्रमा भी वहीं होगा, जब संक्रांति होगी तो वो डेबिलिटेटेड होगा, रेट्रोगेट होगा, और वो फॉलन होगा। और जब बृहस्पति इस एफ्लिक्टेड कंडीशन में होगा तो बृहस्पति को हम ये पशुओं में और जानवरों में हाथी के साथ कंपेयर कर सकते हैं। जब ये जो हाथी जब वो पागल हो जाता है तो उसकी कैपेसिटी होती है वो सारे जंगल को रूइन कर सकता है। इसी तरह बृहस्पति इस कंडीशन में होगा क्योंकि वो अष्टमेश के साथ होगा, सप्तमेश और अष्टमेश होके अष्टम भाग में होगा,
तो वो फर्स्ट क्लास मारक बन जाएगा। तो उस टाइम डिजीज बहुत फैलेगी और डेफिनेटली स्टॉक मार्केट पे भी उसका असर आएगा। जी जी अनिल जी, तो जैसे कि आपने बताया शेयर मार्केट और थर्ड वेव के बारे में आपने प्रेडिक्शंस दिए हैं, तो मेरा अगला सवाल आपसे ये रहेगा कि ऐसे कौन से कॉम्बिनेशंस बनते हैं जो कि शेयर मार्केट के शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स को गवर्न या अफेक्ट कर सकते हैं? जब भी हमारे ये जो स्लो मूविंग प्लैनेट्स हैं, जुपिटर, सैटर्न, राहु, मार्स, जब इनका कंजंक्शन होता है तो ये सबसे ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड देते हैं। जितनी देर तक वो कंजंक्ट रहेंगे वो लॉन्ग टर्म देंगे। तो अब जिस तरह बृहस्पति और जुपिटर, बृहस्पति एक बेनिफिक प्लैनेट है, परंतु जब वो शनि के साथ मिलता है और वो काल पुरुष की कुंडली का 9वें घर का मालिक है और शनि 10वें घर का मालिक है, ये दोनों की युति जो है एक इंपॉर्टेंट चेंज लाती है। इसी तरह जब मंगल शनि इकट्ठे होते हैं एक ही राशि के अंदर, तो वो बड़ा, जितनी देर तक इकट्ठे रहेंगे वो बड़ा चेंज लाएंगे। इसी तरह कोई मेलेफिक जिस तरह राहु या केतु मंगल के साथ रहेगा या शनि के साथ रहेगा तो वो लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाता है। और जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स हैं वो हम देखते हैं, वो पक्ष कुंडली से देखते हैं। 15 दिन की पक्ष कुंडली होती है, उस पक्ष कुंडली से देखते हैं कि भी क्या ट्रेंड रहेगा। उसमें चंद्रमा को देखते हैं, हम शुक्र को देखते हैं, बुध को देखते हैं और सूर्य को देखते हैं। संक्रांति के मुताबिक, उसके मुताबिक हम उसकी प्रेडिक्शन कर सकते हैं। जी जी अनिल जी, अगले सवाल की ओर बढ़ते हुए मेरा आपसे अगला सवाल ये रहेगा कि कुंडली में स्पेक्यूलेशंस के कौन से अच्छे योग हैं? देखिए, कुंडली के अंदर सेकंड हाउस हमारा धन का होता है, धन भाव का होता है। 5वां घर स्पेकुलेशन का होता है और 9th घर जो होता है भाग्य का होता है और 11th हाउस हमारे गेन्स का होता है। जब सेकंड हाउस, 5th हाउस, 9th हाउस, 11th हाउस का कॉम्बिनेशन होता है तो ऐसा आदमी स्पेकुलेशन में बड़ा अच्छा कर सकता है, परंतु उसमें एक कंडीशन है, चंद्रमा और बुध का कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए। चंद्रमा और बुध के कॉम्बिनेशन से, जिस आदमी की कुंडली में चंद्रमा और बुध का कॉम्बिनेशन है, एक ही घर में स्थित है, उनको स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। बिकॉज वो जो इट इज नॉट, वो कंड्यूसिव नहीं है, वो अच्छे रिजल्ट ले आएंगे चाहे वो जितना मर्जी पैसा कमा ले, पर उसमें कहीं ना कहीं कुछ ऐसा वो कदम ले लेंगे जिससे उनको नुकसान हो जाएगा। दूसरा पॉइंट ये है कि इन भावों में 2, 5, 9, 11 में अवयोगी प्लैनेट नहीं होना चाहिए। अगर अवयोगी प्लैनेट होगा तो जिस तरह अनिल अंबानी जी ने इतना पैसा कमाया और वो अवयोगी प्लैनेट है उनके 2, 5, 9, 11 घर में, तो इनसॉल्वेंसी आ गई, तो वो कॉम्बिनेशन नहीं होने चाहिए। और बुध और चंद्रमा का युति नहीं होनी चाहिए कुंडली के अंदर। जी अनिल जी, हमारे दर्शकों के लगातार सवाल आते जा रहे हैं, तो पहला सवाल मैं लेना चाहूंगी। डॉली जी पूछ रही हैं कि कोविड की थर्ड वेव पर आपका क्या प्रेडिक्शन है और ये कब खत्म होगी? कोविड की जो थर्ड वेव है ऑलरेडी इनफैक्ट स्टार्ट हो गई है। 20 जून से मैंने ऑलरेडी प्रेडिक्शन कर रखी है कि जैसे ही बृहस्पति वक्री हुआ है, वो राहु के नक्षत्र में है और वो शनि से युति करने को जा रहा है। तो और शनि बीमारी का कारक है, लॉन्जिविटी का कारक है, डेथ का कारक है। और तो 20 तारीख से स्टार्ट होगी, ये स्लो प्रोसेस है क्योंकि शनि भी वक्री है। जब तक उनका दोनों का लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस 16 डिग्री से कम नहीं होगा, जो ये तीसरी वेव अपना हेड नहीं दिखाएगी, और वो हेड दिखाएगी 14 सितंबर से लेके 20 नवंबर तक। अब प्रश्न ये उठता है कि ये तीसरी वेव खत्म कब होगी? तीसरी वेव 2 दिसंबर के बाद से ईज लेना शुरू होगी, क्योंकि बृहस्पति और शनि का लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस 16 डिग्री से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। और जिस स्थिति से बृहस्पति स्टार्ट हुआ है 8 डिग्री से, वो वक्री हुआ है, 8 डिग्री वो क्रॉस करेगा 10 जनवरी को। तो 10 जनवरी के बाद पहला 8 दिसंबर के बाद हमें 2 दिसंबर के बाद हमें थोड़ा सा ईज मिलने लगेगा, फिर 8 जनवरी के बाद ईज मिलने लगेगा, और फाइनली जब केतु स्कॉर्पियो राशि से छोड़ेगा तब हमें ये थर्ड वेव से छुटकारा मिलेगा। परंतु इसमें एक
एक बहुत खराब योग बन रहा है 30 दिसंबर से लेकर 27 सितंबर तक। इंडिया की फाउंडेशन चार्ट में और चैत्र प्रतिपदा शुक्ल पक्ष की जो कुंडली है उसमें टॉरस साइन राइज कर रहा है और छठे घर का मालिक शुक्र है। शुक्र 30 दिसंबर से लेके 27 फरवरी तक बहुत पीड़ित कंडीशन में होगा। तो मैं ये सोचता हूं कि थर्ड वेव के साथ कहीं ये फोर्थ वेव ना स्टार्ट हो जाए 30 सितंबर से लेके 27 फरवरी तक, क्योंकि वीनस लगन लॉर्ड है और वो छठे घर का मालिक है और वो कैप्रिकॉन ये मकर राशि में जाके धनु में वापस आएगा और धनु इंडिया का जो 8th हाउस है, तो क्रॉनिसिटी मतलब कि छठे घर का मालिक 8वें घर में चला गया, तो वो उस टाइम भी एक फोर्थ वेव का जन्म हो सकता है। हम ये भी कह सकते हैं कि जो थर्ड वेव या फोर्थ वेव या थर्ड वेव की एक्सटेंशन जो है 27 फरवरी तक लास्ट कर सकती है। जी अनिल जी, आप अभी तो थर्ड वेव नहीं आई है, हम फोर्थ वेव की बात कर रहे हैं। आशा करते हैं कि ईश्वर से हमारी यही प्रार्थना रहेगी कि चीजें जल्दी हाँ जी, ठीक हो, काम मिले। खैर, अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हुए अगला प्रश्न मेरा आपसे ये रहेगा कि शेयर ऐसे कौन से लोग हैं जिन्हें शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने में थोड़ा ध्यान रखना चाहिए या पैसा लगाने में थोड़ा सा बचे रहना चाहिए? जैसे मैंने बताया कि 2, 5, 9, 11 का अगर कॉम्बिनेशन नहीं हो और इनके जो स्वामी है वो त्रिक भाव में हो या वहां पे एक अवयोगी प्लैनेट बैठे, तो ऐसे आदमी को इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, स्टॉक मार्केट से दूर रहना चाहिए। मरकरी, बुध और चंद्रमा की युति ये भी अच्छी नहीं है, क्योंकि जो चंद्रमा हमारे माइंड को दर्शाता है और मरकरी हमारी साइकोलॉजी को दर्शाता है, तो राइट डिसीजंस हम नहीं ले सकेंगे, करेक्ट डिसीजंस नहीं ले सकेंगे स्टॉक मार्केट के अंदर, तो इसलिए हमें फायदा नहीं होगा। ट्रांजिट के अंदर भी जब पक्ष कुंडली के अंदर, जिस तरह पक्ष कुंडली 10 जुलाई की है, 10 जुलाई के अंदर बुध, सूर्य, चंद्रमा 12वें राशि में है, तो क्या हो रहा है मार्केट के अंदर, और उसको बृहस्पति देख रहा है, बेनिफिट देख रहा है, तो मार्केट क्या है, मार्केट जाती है, निफ्टी जाती है 15,960 पे जाती है, फिर वापस आ जाती है। इसीलिए वापस आ जाती है क्योंकि बुध और मरकरी का कॉम्बिनेशन है और वो उनको बेनिफिट जुपिटर देख रहा है। पर जैसे ही ये सूर्य आगे जाएगा तो चेंज हो जाएगा। तो ऐसे टाइम पे भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए जब बुध और चंद्रमा पक्ष कुंडली के अंदर दोनों इकट्ठे हों। वो फोर्टनाइट, वो 14-15 दिन बड़े रिस्की होते हैं। अगर आपने मार्केट गई, आपने ऊपर इन्वेस्ट कर दिया, तो हो सकता है मार्केट नीचे आ जाए और आपको नुकसान हो जाए। तो ऐसी युति में, या चाहे वो अपनी कुंडली में हो चाहे वो ट्रांजिट में हो, इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। जी जी, जैसे कि आनंद जी आपने निफ्टी की बात की, तो मैं निफ्टी से ही एक प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगी कि निफ्टी मार्केट की तरह मेंटेन रहेगी या इसमें भी करेक्शन आने की संभावना या चांसेस लगते हैं? देखिए, आने वाले हफ्ते के अंदर मेरे को पूरा अनुमान है कि वो 16,000 क्रॉस कर देगी, 16,000 क्रॉस कर देगी, 16,100, 16,300 तक भी जा सकती है। पर उसके बाद करेक्शन आएगा 6 to 8%। जैसे मैंने बताया कि बृहस्पति मंगल के नक्षत्र में जाएगा 22 तारीख को और मंगल सिंह राशि में जाएगा, तो उस टाइम वो करेक्शन मूड सितंबर 1st वीक तक रहेगा। उसके अंदर जब सूर्य सिंह राशि में जाएगा तो फिर मार्केट में थोड़ा सा उछाल आएगा, पर प्राइमरीली जब तक मंगल सिंह राशि में रहेगा वो बहुत तेजी नहीं बनेगी। जी जी अनिल जी, दर्शकों के सवाल आ रहे हैं, तो मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहूंगी, यहाँ से लेती हूँ मैं। कृति गर्ग जी पूछ रही हैं कि इनके लिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का सबसे अच्छा टाइम कौन सा है? ऐसा टाइम तो जब तक कुंडली को नहीं देखे तो कुछ नहीं कह सकते उनकी क्या दशा चल रही है। और जैसे मैंने बताया 2, 5, 9, 11 के अंदर क्या प्लैनेट है, इनका क्या कॉम्बिनेशन है, बुध और चंद्रमा की युति है कि नहीं, और अवयोगी प्लैनेट तो नहीं इन घरों में बैठे, तो उसके बिना कुंडली को देखे कहना बड़ा मुश्किल है।
राशियों के मुताबिक भी हम जो है प्रोडिक्शन नहीं कर सकते। 12 राशियों के हिसाब से हम प्रोडिक्शन नहीं कर सकते, वो इनकरेक्ट होगा। बिकॉज सिर्फ राशियां ही, चंद्रमा ही सिर्फ नहीं कंट्रोल करता, सारा हॉरोस्कोप कंट्रोल करता है। सेकंड हाउस, 11th हाउस, 5वां घर जो स्पेकुलेशन का है, 9वां घर हमारे भाग्य का है। तो सारे घरों को देखने के बाद ही इसका आंसर दिया जा सकता है। जी अनिल जी, ऐसी कोई दशाएं होती हैं क्या कि किसी की कुंडली में कि जो मतलब बहुत अच्छा एक समय लेके आई हो और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का एक बड़ा अच्छा चांस लोगों के पास हो सकता है उन दशाओं के समय? हाँ, ये जैसा 2, 5, 9, 11 और बृहस्पति और चंद्रमा एक दूसरे त्रिकोण में हो, शुक्र और चंद्रमा 5वें घर से रिलेटेड हो, उनसे दशाएं रिलेटेड होंगी, तो डेफिनेटली उसमें अच्छा वो स्पेकुलेशन में अच्छा पैसा कमा सकते हैं। जी जी अनिल जी, स्टॉक मार्केट की बात करते हुए मैं आपसे ये सवाल भी पूछना चाहूंगी कि ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जो आने वाले समय में ऑल टाइम हाई टच करने वाले हैं? स्टील सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर भी अच्छे सेक्टर हैं, और जो फ्यूचरिस्टिक सेक्टर हैं तो डिजिटल पेमेंट्स है, और ये क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी है, लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए। क्योंकि आने टाइम जो हमारी एनर्जी शिफ्ट होगा, जो अभी हम ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी जगह सोलर एनर्जी यूज होगी, तो एनर्जी से रिलेटेड जो फ्यूचरिस्टिक जो वो स्टॉक्स हैं वो एनर्जी से रिलेटेड अच्छे होंगे। स्टील के स्टॉक्स भी अच्छे रहेंगे और बैंकिंग सेक्टर भी अच्छा रहेगा। परंतु जिस टाइम जो मैंने टाइम बताया है, जिस टाइम मंदी आएगी उस टाइम पे ये सारे स्टॉक्स जो हैं हिट ले सकते हैं। जी अगर हम देश के स्तर पे बात करें तो भारतीय आर्थिक स्थिति के लिए 2021 कैसा होने वाला है? 2021 बहुत अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि जिस तरह मैंने आपको बताया कि मंगल जिस टाइम वो चैत्र प्रतिपदा शुक्ल पक्षी जो कुंडली है उसमें मंगल और राहु का युति लगन में है, और इसको अंगारक योग बोलते हैं। और मंगल जो है MEP पे है, मतलब मोस्ट इफेक्टिव पॉइंट पे है। तो जैसे जैसे मंगल, और मंगल जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ द ईयर है, प्राइम मिनिस्टर मतलब मंत्री ऑफ द ईयर, मेन प्लैनेट ऑफ द ईयर। तो जैसे जैसे वो केंद्र में जाएगा, वो द्वादशेश है और सप्तमेश है, तो जैसे जैसे वो केंद्र में जाएगा और त्रिकोण में जाएगा तो वो नाश लाएगा, मतलब स्टॉक मार्केट को उतना बढ़ने नहीं देगा जितना कि बढ़ना चाहिए। अगर यही मंत्री सूर्य या चंद्रमा होते तो मैं ये कह सकता था कि ये साल जो रेस्ट ऑफ द साल है बहुत अच्छा हो सकता है। ये बेसिकली कोरोना वायरस और ये जो मंगल और राहु की जो युति है उसकी वजह से ही सेकेंड वेव आई है, जो कि हमारे लगन में, और टॉरस राशि जो है, वृषभ राशि जो है लगन की है इंडिया की, और वही राशि जो है चैत्र प्रतिपदा शुक्ल पक्ष की कुंडली की है। और वो ये योग लगन के अंदर खराब होने से मंगल एफ्लिक्टेड है, मंगल बुरी तरीके से पीड़ित है, और वो जैसे जैसे केंद्र में जाएगा और त्रिकोण में जाएगा तो वो अग्नि से रिलेटेड जो भी उसकी सिग्निफिकेशन है, मार्स से रिलेटेड वो लाएगा। पॉलिटिक्स में भी प्रॉब्लम लाएगा आने वाला टाइम। अगर बीजेपी की कुंडली देखें हम तो बीजेपी की कुंडली भी अच्छी नहीं है। वो जब कन्या की संक्रांति होगी तो बीजेपी को भी उस टाइम डिफिकल्टीज आ सकती हैं। तो ऑन दी होल जो आने वाला जो पीरियड है वो बहुत अच्छा नहीं है फॉर दी फाइनेंशियल कंडीशंस ऑफ द कंट्री। जी क्योंकि हम 2021 प्रेडिक्शंस की बात कर रहे हैं तो गोल्ड, सोने के जो रेट्स हैं उन पर क्या असर रहने वाला है? इसमें सोने का जो पीली वस्तु के कारक बुध और बृहस्पति है। जब बृहस्पति नीच का होगा, वक्री होगा, फॉलन होगा, तो सोना ऊपर जाएगा, डेफिनेटली ऊपर जाएगा। इसका मतलब यह है 14 सितंबर से लेके 20 नवंबर के बीच में एक गोल्ड में उछाल लाएगा। परंतु बुध उस टाइम अपनी राशि में होगा। बुध इसमें तुला में जाके वापस जो है कन्या में आ जाएगा। तो कन्या राशि में वो ऊपर नहीं जाने देता, तो पहले उछाल आएगा,
फिर उसके बाद वो वॉलेटाइल हो जाएगा। जी जी। डॉली जी एक सवाल और पूछ रही हैं अनिल जी आपसे कि थर्ड वेव भी सेकेंड वेव की तरह इतनी भयानक होगी या थर्ड वेव थोड़ा सा लोगों पे ईज रखेगी? क्या हमें फिर से उतने ही रिस्ट्रिक्शंस रखने पड़ेंगे या पहले से कुछ बेहतर स्थिति हो पाएगी? मेरे हिसाब से वराहमीर ने हर देश की कुंडली का एक साइन दिया है। इंडिया की कुंडली को, इंडिया के लिए मकर जो साइन दिया गया, और मकर साइन के अंदर बृहस्पति और शनि का मेल होगा 14 सितंबर से लेके 20 नवंबर के बीच में। तो वो बहुत ही खराब है। और देखा गया है कि इंडिया के जब भी मेलेफिक प्लैनेट्स जो है वो कर्क और मकर राशि की एक्सिस में आते हैं, और वृषभ और स्कॉर्पियो राशि में जब मेलेफिक प्लैनेट्स आते हैं और शुक्र जब पीड़ित होता है, तो वो टाइम इंडिया के लिए सबसे खराब होता है। तो यही योग बन रहे हैं। तो इन योगों से तो लग रहा है ये कि थर्ड वेव ज्यादा भयानक होगी सेकेंड वेव से भी, और वो बच्चों पे असर करेगी, वर्कर क्लास पे असर करेगी। सैटर्न मासिस का कारक है, मासिस को अफेक्ट होगा और वर्कर क्लास को अफेक्ट होगा। जी जी अनिल जी, स्टॉक मार्केट की बात करते हुए मेरा एक प्रश्न और है आपसे कि कौन सा सबसे अच्छा समय बनता है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए? जिस टाइम जो सूर्य जो है पीड़ित नहीं होना चाहिए, जब सूर्य संक्रांति में पीड़ित नहीं है और क्या कहते हैं, तो उस टाइम करना चाहिए। जब शुक्र अच्छा है, चंद्रमा अच्छा है, सूर्य अच्छा है, उस टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए। पर जब मेजर प्लैनेट्स की युति हो, उस टाइम ध्यान से करना चाहिए। जिस तरह मैंने बताया, मंगल शनि की युति के टाइम नहीं करना चाहिए, वो रिस्की टाइम है। बृहस्पति और शनि की युति है, वो खराब टाइम है। जब ये प्लैनेट्स अच्छी है, जिस तरह बृहस्पति जब अब जाएगा मीन राशि में जाएगा, तो एफ्लिक्टेड नहीं होगा, तो वो टाइम अच्छा होगा। बृहस्पति जब शनि से आगे भी जाता है तो प्रोग्रेस का टाइम होता है वर्ल्ड के लिए और सारी कंट्रीज के लिए, तो वो टाइम अच्छा होगा। जब बृहस्पति मीन राशि में जाएगा तो उस टाइम इन्वेस्टमेंट अच्छी रहेगी। जी मेरा एक आखिरी सवाल जो मैं अनिल जी आपसे करना चाहूंगी वो ये है, जैसे हम सुनते हैं राहु काल के बारे में कि दिन में एक समय 2 से 3 घंटे का जो होता है वो 1.5 घंटे का, 1.5 घंटे का, कहा जाता है। हाँ, 1.5 घंटे का राहु काल होता है। जी जी बिल्कुल। तो वो समय भी क्या लोगों को ध्यान रखना चाहिए मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए? बिल्कुल। जो पंचांग के अंदर 5 लिम्स होती हैं, दिन, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, फिर नक्षत्र, फिर करना, फिर उसके बाद योग और राहु काल। और फिर राहु काल के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए जब करना जो मेलेफिक नहीं हो। मेलेफिक करना जो है वो इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा नहीं होता। तिथि देखी जाती है, तिथि जो मेलेफिक नहीं होनी चाहिए, रिक्ता तिथि नहीं होनी चाहिए, 4, 9, 14 तिथि अच्छी नहीं होती। और जिस तरह लगन जिस टाइम दग्धा राशि हो, जिस टाइम आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उस टाइम आपने अगर कुंडली खोली तो लगन दग्धा राशि नहीं होना चाहिए। चंद्रमा स्ट्रांग होना चाहिए, चंद्रमा अष्टम भाग में नहीं होना चाहिए, बुध और चंद्रमा की युति नहीं होनी चाहिए, तो उस टाइम इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। जी जी अनिल जी, मैं आशा करती हूँ कि हमारे सारे व्यूअर्स को इस लाइव से फायदा हो और आपके जितने भी सवाल आए थे हमने सारे लेने की कोशिश की है और आपको संतुष्टि भरे जवाब अनिल जी से मिले हो। आज का लाइव हम यहीं खत्म करेंगे और क्योंकि समय की बड़ी मारामारी चलती है हमारे यहाँ और सभी
दर्शकों से मैं ये कहना चाहूंगी कि पहली बात तो आप सभी के सवालों के लिए बहुत धन्यवाद, और दूसरा ये कि आप हमारी वेबसाइट माई ज्योतिष पे जा सकते हैं, वहां जाके आप अपनी कुंडली दिखवा सकते हैं, और बहुत सारे ज्योतिषाचार्य आपको वहां मिलेंगे, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे फेसबुक इंस्टाग्राम को लाइक करना ना भूलें, और हमारे यूट्यूब चैनल माई ज्योतिष को भी सब्सक्राइब करें। अनिल जी, हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये Thank लाइव you, हमारे thank you. साथ करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू।